बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने जो है ना बिहेवियर साइंस की बहुत से लेक्चर जो है ना वो डिस्कस कर दिए हैं, जिसके अंदर हमारे पास मॉडल्स थे, ठीक है, मेडिकल केयर्स के रिलेटेड। तो वो सारे के सारे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में थी, इलनेस के बारे में थी, पब्लिक केयर के बारे में BHU RIC और इंट्रोडक्शन थी, ठीक है। अभी जो है ना वो हमारे पास एक जो टॉपिक है वो है हमारे पास काउंसलिंग का। काउंसलिंग की हमने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन है, मतलब कि मेडिसिन के साथ साथ हमने जो है ना एक और तरीका है पेन और डिजीज़ को कम करने का। पहला था कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत से, दूसरा है हमने उसकी काउंसल करनी है, ठीक है। तो इसके मैं मोटी मोटी जो चीज़ें मैं बता देता हूँ। एम टू हेल्प पीपल टू हेल्प देमसेल्फ, मतलब ये काउंसलिंग करने का मकसद ये है कि हमें लोगों की मदद करना है कि वो अपनी मदद खुद कर सकें, ठीक है। खुदा भी उनकी मदद करता है ना जो अपनी मदद आप करते हैं, उनके अंदर वही हौसला पैदा करना है, ठीक है। डिवेल्प करता है रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। जो डॉक्टर जितना अच्छा काउंसल कर सकेगा अपने पेशेंट को ना, उसे कहेगा कि यार ये आप ठीक हो सकते हो, ठीक है, आपने अगर प्रॉपर मेडिसिन ली, मेरी बातों को फॉलो किया, तो ये काउंसलिंग भी एक ट्रीटमेंट का ज़रिया है, लेकिन ये नॉन फार्माकोलॉजिकल है। हेल्प टू अचीव ग्रेटर डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इससे वो अंडरस्टैंडिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स जो है ना उनको अच्छे से समझ सकता है कि आया कि मुझे जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है, नहीं हो सकती, किस बुनियाद की है, ठीक है, और इसको कोप अप किस तरह करना है। अब काउंसलिंग का हमारा एम क्या होता है? म्यूचुअल ट्रस्ट एक तो बन जाता है हमारे पास डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान। गिव चांस टू पेशेंट टू सीक एक्सप्लेनेशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड इशू, ठीक है। ये एक पेशेंट के लिए मौका होता है काउंसलिंग, कि वो अपनी बीमारी के बारे में जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। अपॉर्चुनिटी फॉर फ्री एक्सप्लेनेशन ऑफ फीलिंग एंड इमोशन हो गया, ठीक है। वो अपनी फीलिंग्स और इमोशन को जब बॉन्ड मजबूत होगा तो एक्सप्रेस भी अच्छा करेगा। पेशेंट चूजिंग मस्ट सूटेबल सोल्यूशन होगा, ठीक है। मतलब एक अच्छा सा काउंसलिंग के बाद उसे एक अच्छा सा हल मिल जाता है। हाँ, अगर मैंने ये मेडिसिन का कोर्स पूरा किया, सपोज अगर उसे TB है, तो वो अगर 9 मंथ पूरा कर लेगा बगैर किसी के नागे के, तो वो अच्छा सकता है। हेल्प इन मोबलाइजेशन हो गया, उसको एक्टिवनेस करवा देता है, ठीक है। वेरियस चॉइसेस एंड ऑप्शन उसके पास आ जाते हैं कि अब मैं ये चीज़ें अडॉप्ट कर सकता हूँ, ठीक है, जो चीज़ मेरे लिए अच्छी है नहीं। अच्छा, जो अब आपने काउंसलिंग करनी है ना, ठीक है, वो किस किस क्या क्या चीज़ें शो कर रही हैं कि पेशेंट इससे सेटिस्फाई हो। सबसे पहले जो है ना वो काउंसलर को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड्स जो है ना उसके रिलेटेड, मतलब पॉजिटिव फीलिंग फॉर पेशेंट जो है ना वो होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपने पेशेंट के अंदर कूट-कूट के उसके अंदर पॉजिटिव फीलिंग भरनी है। येस यू कैन डू इट, यू कैन रिकवर, ठीक है। मतलब मुन्ना भाई MBBS वाला सारे का सारा सीन करना है कि भाई ये तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। वो जिसमें पैरालाइज़्ड पेशेंट होता है उसमें क्या होता है, वो काउंसलिंग ज़्यादा कर रहा होता है पॉजिटिव फीलिंग। हालाँकि वो फ़िल्म है, लेकिन को उसके अंदर बिहेवियर साइंस मैं कहता हूँ कूट-कूट के भरी हुई है उस मूवी के अंदर। वार्मथ एंड जेन्युइननेस होनी चाहिए, मतलब ठीक है, उसको आपने कोई एक बनावटी चीज़ कोई नहीं दिखानी है, आपने हमेशा जो है ना जेन्युइन जो भी चीज़ें हैं ना उसके साथ वो करवानी है, ठीक है। और अपने प्रोफेशनल रोल को थोड़ा सा ना साइड पे रख के उसकी काउंसलिंग वाली चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देना है। एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जितनी भी उसको एबिलिटी होनी चाहिए आपके पास कि उसको फीलिंग्स को जो है ना वो अच्छे से परसीव कर सकें, ठीक है। उसके अलावा क्लैरिटी होनी चाहिए कि रिलेशनशिप रिमेन क्लियर टिल एंड ऑफ द ट्रीटमेंट, ठीक है। जब तक वो ट्रीटमेंट ले रहा है, अगर TB की 9 माह की ट्रीटमेंट है, तो डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान एक रिलेशनशिप होना चाहिए जब तक कि वो ट्रीटमेंट एंड नहीं हो जाती। अब यही रिलेशनशिप जो है ना वो फिर उसकी मेडिसिन की डोज़ को कम किया जाता है, उसकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए होता है। उसके बाद आता है हेयर एंड नो का, मतलब जो डिज़ीज़ पर्सन है ना वो अपने पास्ट के बारे में जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्कस करता है। मतलब वो कहता है कि मैं तो पहलवानी करता था, मैं तो इतना-इतना खा जाता था, अब मुझसे कुछ खाया भी नहीं जाता। मतलब उससे कहना है कि आपने पास्ट को छोड़ो, जो प्रेज़ेंट है उसके ऊपर फ़ोकस करो। जो होना था हो गया, ठीक है। या फिर वो कहता है ये काश मैं ऐसा ना करता तो ये मेरे साथ ये बीमारी ना होती, ठीक है। उसे कहना जो हो गया अच्छा हो गया, अल्लाह पाक की तरफ से हुआ, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। आपने अपनी पूरी कोशिश की है, ठीक है। अब जो प्रेज़ेंट सिचुएशन है ना इसको बेहतर करो, प्रेज़ेंट का सोचो, फ्यूचर इंशाल्लाह आपका बेहतर हो जाएगा। इस तरह की काउंसलिंग करनी है। अब जो बातें आपने काउंसलिंग के अंदर नहीं कहनी, एक तो आपने व्हाई का लफ़्ज़ नहीं कहना, मतलब तुमने ऐसा क्यों किया, तुम क्यों वहाँ पे गए थे, व्हाई का लफ़्ज़ आपने कभी इस्तेमाल नहीं, ये नेगेटिव एक लफ़्ज़ समझा जाता है। डोंट यूज़ शुड, ये भी नहीं कहना चाहिए तुम्हें चाहिए था कि तुम एहतियात करते। अब ये आप उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, ना कि
ना कि उसको जो है ना वो कोई कीमो वाली दवाई दे रहे हैं। डोंट ब्लेम पेशेंट, कभी भी आपने पेशेंट को उसके ऊपर ना ब्लेम नहीं देना कि तुम्हारा सारा कसूर है, ये नहीं कहना प्लीज़। डोंट कंपेयर पेशेंट, मतलब पेशेंट को किसी हेल्दी पेशेंट के साथ कंपेयर ना करने बैठ जाए। वो देखो वो तुम्हारे घर के साथ रहते हैं लेकिन वो कितना हेल्दी है, इस तरह भी नहीं कहना। डोंट इनवैलिडेट पेशेंट्स फीलिंग, कभी भी उसकी फीलिंग्स को जो है ना वो नहीं तोड़ना आपने, उसको हार्ड नहीं करना। इस सिंपल वर्ड मतलब उसे अपना जानू बना के रखना है, कोई लवर बना के रखना है, उसको कोई हेटर नहीं बनाना आपने। मिसकंसेप्शन जो होते हैं ना वो डज़ नॉट इन्वॉल्व गिविंग डायरेक्ट एडवाइस हो गया टू पेशेंट हो गया। कुछ होते हैं काउंसिल करने वाले कहते हैं कि हमने उसे डायरेक्ट एडवाइस नहीं देनी। कुछ जो होता है ना डोंट सॉल्व द पेशेंट प्रॉब्लम फॉर देम हो गया, उनके लिए उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं करते। डोंट चैलेंज द पेशेंट फीलिंग हो गया, ठीक है, मतलब पेशेंट की फीलिंग को भी चैलेंज नहीं करना चाहिए। डोंट इम्पोज व्यूज़ ऑन पेशेंट, कभी भी पेशेंट पे अपने व्यूज़ को इम्पोज नहीं करना, ठीक है, ये सारी मिसकंसेप्शन है। डोंट मेक पीपल लेस इमोशनल हो गया, ठीक है, उनकी इमोशनैलिटी को भी आपने कंट्रोल में करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना आपकी काउंसलिंग के अंदर आ जाती हैं। अच्छा जी, अभी तक जो है ना हमने कौन कौन से जो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन किए हैं, कम्युनिकेशन स्किल और काउंसलिंग हो गया, ठीक है, होप्स हो के कुछ ना कुछ आइडिया हो गया। अब है इंफॉर्मेशन केयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन केयर का। ये क्वेश्चन मैंने एक एनुअल एग्जाम में देखा हुआ, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बारे में गाइड करना थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि अगर हो जाए तो अच्छा होगा। इंफॉर्मेशन केयर में क्या है, प्रोविज़न ऑफ द इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट बाय 3 Ds हो गया, मतलब हमने जो है ना वो पेशेंट तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचानी है उसके अंदर क्या क्या हमारे पास प्रोविज़न होनी चाहिए। 3 D, डॉक्टर, डी से डॉक्टर, डी से ड्रग और डी से डिजीज़, इन तीनों के गिर्द जो है ना हमारी इंफॉर्मेशन। डॉक्टर जो है ना वो एक तो उसकी डिज़ीज़ को करेगा, डिज़ीज़ के बाद उसके ऊपर जो ड्रग्स अप्लाई हो रही है पास्ट और फ्यूचर के अंदर होनी है वो सारे के सारे जो है ना वो डिस्कस करना, इसे हम कहते हैं केयर करना, इंफॉर्मेशन केयर, वो सारे के सारे। 7 क्वेश्चन, व्हाट्स रॉन्ग विद मी, वाई आई डिवेल्प दिस डिज़ीज़ हो गया, ठीक है, ये वो क्वेश्चन हैं जो कि आपको आंसर करने हैं जब भी आपके पास कोई भी पेशेंट को ये राइट है कि वो कि आपसे पूछ सकता है व्हाट्स रॉन्ग विद मी, वाई आई शुड डिवेल्प, मुझे ये बीमारी क्यों हुई है, अब इसकी इफेक्टिव ट्रीटमेंट बताओ मुझे, टाइम टू रिकवर कितने माह में, अगर टीबी है तो 9 माह की रिकवरी होगी, ठीक है, आपने ये बताया। एनी रिस्ट्रिक्शन, मुझे क्या खाना क्या नहीं खाना, रिस्क ऑफ इलनेस होगा, मतलब मेरी बीमारी के जो है ना वो कितना रिस्क है, डेथ अगर कैंसर है उसे तो कितनी है इसकी रिस्क। हाउ इलनेस एंड ट्रीटमेंट अफेक्ट माई फंक्शनिंग हो गया, ठीक है, जब मैं अगर ट्रीटमेंट ले रहा हूँ तो मेरी जिस्म के अंदर क्या तब्दीलियाँ, कहीं मुझे डायरिया वोमिटिंग तो नहीं होगी, कहीं कोई और लीवर के अंदर डिजीज़ तो नहीं होगी। तो ये सारे के सारे जो है ना वो 7 क्वेश्चन के लिए आपको रेडी होना चाहिए अगर आपने इन्फॉर्मेशन केयर 3D को फॉलो करना है तो। देखो, अब जो बुनियादी चीज़ें हैं ना आपने जो उसको इंफॉर्मेशन केयर के अंदर एसेंशियल चीज़ें हैं वो है कि आपने मस्ट टेक इन लैंग्वेज पेशेंट कैन अंडरस्टैंड, आपने हमेशा वो लैंग्वेज यूज़ करनी है जो पेशेंट को आती हो। अगर सपोज़ कि वो उर्दू स्पीकिंग है, आप उसे इंग्लिश में बताएंगे, ठीक है, मतलब उसने कभी इंग्लिश का नाम ही नहीं सुना, तो वो क्या होगा, वो समझ नहीं पाएगा। आप उसके अंदर इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे तो नहीं समझ पाएगा, हकीकत सी बात है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो एसेंशियल है ना उसके अंदर मस्ट टेक इन लैंग्वेज होगा पेशेंट कैन अंडरस्टैंड हो गया। हाँ, स्टार्ट विद दी पास्ट नॉलेज, आपने उसका पास्ट हिस्ट्री लेनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, एक्सपेक्टेशन वो जो है ना जितनी भी सारी की सारी एक्सपीरियंस जो है वो सारे हैं। अब उसके अंदर जो मिथ और मिसकंसेप्शन है ना उसको आपने हमेशा रिमूव करना है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट MCQ था कि रिमूव करनी है हमने मिथ उसके अंदर से और मिसकंसेप्शन को पेशेंट के अंदर से रिमूव करना है। इंफॉर्मेशन केयर के अंदर बिल्डिंग फास्ट होप शुड बी अवॉइडेड, मतलब उसे झूठियाँ तसल्लियाँ नहीं देनी कि हद से ज़्यादा झूठी तसल्ली नहीं देनी कि तुमने ना बस ये तुम कर दोगे, जो हकीकत है वो भी उसके सामने रखनी है थोड़ी सी, और उसके पेशेंट के रिलेटिव को इन्वॉल्व करके। इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड शुड बी अवॉइडेड, हद से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं देनी पेशेंट को जो गैर ज़रूरी है, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो पेशेंट को नहीं समझ आ सकती, आपको पता है नॉन मेडिकल बंदे को नहीं समझ आएगी तो वो बताने की ज़रूरत, ओवरलोड नहीं करना उसके ऊपर। यूज़ सिंपल फिगर डायग्राम, आपके पास जो है ना वो ऑफिस के अंदर चार्ट होने चाहिए जिसके अंदर आप बता सकते हैं कि आपका ब्लड दिल से यूँ आता है, दिल से यूँ जाता है, आपको अगर कार्डिक इश्यूज़ हैं तो यहाँ पे जो है ना वो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो आपकी ब्लॉक हो जाएंगी। मतलब कि आपके पास जो है ना वो डायग्राम होने चाहिए, स्केचेज होने चाहिए, मॉडल्स बड़े होने चाहिए ताकि आप समझा सकें। अगर आप न्यूरो सर्जन है तो आपके पास हेड एंड नेक का पूरा स्ट्रक्चर पड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो अब समझा सकें, या फिर एटलीस्ट उसे गूगल से डायग्राम ज़रूर दिखाइएगा प्लीज़ प्लीज़, टेक्नोलॉजी का दौर है, थोड़ा सा एडवांस हो जाए।
इन दी एंड पेशेंट समराइज हिज अंडरस्टैंडिंग विद 3D, ठीक है। उसको समराइज़ करवाने हैं डॉक्टर के साथ, ड्रग के साथ और डिजीज़ के साथ, वो जो है ना सारे की सारी उसको समराइज़ करवानी कि आप डॉक्टर से कितना मुतफीक है, दवाई आपको कैसी रास आ रही है, बीमारी में इंप्रूवमेंट है या नहीं। तो ये सारे की सारी होगी। हैंडलिंग डिफरेंट पेशेंट एंड फैमिली हो गया, ठीक है। अब आपके पास मुख्तलिफ तरह के पेशेंट्स रहेंगे, मुख्तलिफ फैमिलीज रहेंगे, उसने किस तरह हैंडल करना है। लॉन्ग एंड मीनिंगलेस डिस्कशन जो है ना उसको आपने एक तो हैंडल करना है। वेस्ट प्रीशियस टाइम हो गया, मतलब फजूल का टाइम की बहस के अंदर, मतलब वो अपने घर की कहानी सुनाने शुरू कर देंगे, मेरी बहू तो बहुत चंगी है, मेरी तो ये है, करते हैं इस तरह पेशेंट। अमूमन जो लेडीज़ है ना उसको आपने अवॉइड करना है। बिकम टू डिपेंडेंट हो गया, मतलब हद से ज़्यादा जो है ना वो डिपेंडेंट हो जाना किसी चीज़ के ऊपर। आस्क फॉर अनड्यू फेवर हो गया, हद से ज़्यादा जो है ना वो फेवर जो है ना वो मांगते हैं कि हमारे ही पेशेंट के पास हर 24 घंटे खड़ा हो, ऐसा भी नहीं आपने करना। मोर अनप्रोफेशनल डिमांड हो गया, ठीक है। आपके प्रोफेशन से हट के कोई वो अगर डिमांडिंग कर रहे हैं तो वो भी आपने हैंडल करनी है। एंग्री और रूड बिहेवियर को आपने हैंडल करना है। और मैं जो है ना आपको कहूँगा कि एज अ डॉक्टर, अगर आप मेल हैं, अगर फीमेल भी हैं इवन के, आपको जिम में लाजमी जो है ना वो वर्कआउट करना चाहिए। आपका बॉडी के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि अगर एक या दो बंदे आपके ऊपर अटैक करें ना तो एटलीस्ट आप उसको हैंडल कर सकें, उस अटैक को जो है ना वो नलीफाई कर सकें। आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स आनी चाहिए, प्रोटेक्शन टेक्निक्स, ठीक है, कि अगर आपको कोई मुक्का मारे तो मुक्का मारते हुए आपने उसको किस तरह हैंडल करना है। अगर आपको कोई गिरेबान पकड़े तो उसको किस तरह हैंडल करना है। अगर आपको कोई थप्पड़ मारे तो किस तरह हैंडल करना है, ठीक है। अगर आपके ऊपर कोई पिस्टल तान ले तो उस पिस्टल को जो है ना वो आपने किस तरह नलीफाई करना है। ये टेक्निक्स आपके पास ये कब आएंगी, जब आपके अंदर बॉडी के अंदर एनर्जी होगी, जब आप रेगुलर जो है ना वो वर्कआउट कर रहेंगे जिम वगैरह में, या खुद घर में ही एटलीस्ट कर लें। कुछ ना कुछ एनर्जी तो होनी चाहिए ना, ये ना हो कि बस गार्डों के ऊपर का जब रोएंगे ना, ये सिविलियन ब्लडी सिविलियन के लिए कह रहा हूँ, गार्ड कुछ भी नहीं करते। अगर फिर भी ज़्यादा मसला है तो 15 पे चुप करके फ़ोन करके अपनी कंप्लेन रिकॉर्ड कराएं, 2 मिनट में पुलिस आ जाएगी, सारा मसला हल हो जाएगा। और जो ये गुस्से वाले होते हैं ना पेशेंट, ठीक है, इनके रिलेटिव्स अमूमन 2 मिनट में सीधे हो जाते पुलिस वर्दी वाले देख के। तो आर्मी में तो ऐसा सच वो होना ही नहीं देते ना, एक तो ठीक है। ब्लडी सिविलियन के लिए मैं कह रहा हूँ कि रिफ्यूज़ आपने कभी पंगा नहीं लेना, ठीक है। अगर पंगा हो गया तो फिर उसको 15 के ऊपर जो है ना अपनी कॉल रिपोर्ट कराएं और डॉक्टर की फेवर लें, ठीक है। और ऐसे जो है ना वो जो होते हैं ना गुस्से वाले जिनके रिलेटिव्स होते हैं उनसे डील करने का 15 ही जो है ना पुलिस लाइन हेल्पलाइन, यही एक बेहतरीन तरीका है। ना लड़ाई होगी आपकी, ना उसकी, ठीक है। ये आराम से ये रिजॉल्व हो जाता है, बेहतरीन तरीका यही है। कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना आपने, प्लीज़। उसके बाद हाँ, डिफेंस ज़रूर करना है लेकिन कानून अपने हाथ में नहीं लेना। ये ना हो कि आप उसे 2-4 थप्पड़ रसीद कर दें, नहीं, उसके जो थप्पड़ है उसी को नलीफाई करते रहना है जब तक कि कोई एक हद ना पहुंच जाए। कैमरे लगे होते हैं, हर चीज़ रिकॉर्ड होती थी। डिफ्यूज़ करना डायग्नोस्टिक टेस्ट को, कुछ होते हैं कि वो टेस्ट ही नहीं कराते, कहते डॉक्टरों ने एवं फजूल ये टेस्ट लिख देते हैं, वो आपने इसको भी जो है ना वो हैंडल करना है। उसे बताना है कि ज़रूरी है जानने के लिए। MUS मतलब मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स जो है ना वो भी आपके पास आएंगी, ठीक है। मतलब कि कोई भी ऐसे सिम्टम बता दें कि जनाब मुझे यूँ होता है, तो ये लेडीज़ बी सॉरी फॉर दैट, ये लेडीज़ जो बूढ़ी सासें होती हैं ना वो करती हैं कि अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम जो कभी हमने पढ़े भी नहीं होते, देखे भी नहीं होते, ऐसे ऐसे सिम्टम बता रहे होते हैं हमें जो टाइम वेस्टिंग होते हैं। तो इसको आपने मैनेज करना है। अच्छा, नेक्स्ट मैनेजमेंट में क्या है, हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ BPS मतलब कि बायो साइकोलॉजिकल और सोशल जो सिस्टम है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर मॉडल जो एडवांस मॉडल है BPS के साथ एक एडवांस मॉडल मैंने पढ़ाया था, वो ट्रेन यूर सेल्फ फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अपने आप को कम्युनिकेशन स्किल इतना बढ़ाए कि जो ज़ुबान से आपकी बात निकले ना वो असर करे जाके किसी के ऊपर। लर्न रिलैक्सेशन टेक्निक टू मैनेज एंगर। अपने गुस्से को जो कंट्रोल कर गया ना वो ताकतवर शख्स है। पहलवान वो नहीं जो हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह का कौल है ना कि जो पहलवान वो नहीं जो दुश्मन को भी छाड़ दे, पहलवान वो है जो गुस्से को काबू कर सके, असल पहलवान। तो वही अपने एंगर को हमेशा कंट्रोल करना है। कुछ भी करने से पहले एक बार लाजमी सोचना कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या मुझे मेरे हाथों से बंदा तो नहीं मर जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़। अप्रोच डिफरेंट पेशेंट, टॉलरेंस पेशेंट और एक्टिव लिसनिंग, इसके साथ आप अप्रोच करेंगे ना तो पेशेंट आपको मोहब्बत करने लगेंगे। पर्सनल इंसल्ट किसी की नहीं करनी है आपने, ठीक है।
और हाँ, जब भी ऐसा कोई मसला होना तो उसे कहे प्लीज़ हैव अ सीट, हम बैठ के बात करते हैं, ठीक है। जो ही वो बैठेगा तो उसका गुस्सा भी बैठ जाएगा। आपने एक तो उसे चेयर पे ना बिठाने की पूरी कोशिश करनी है। इससे वो क्या होगा कि उसके अंदर जो एक सिम्पैथेटिक सिस्टम है वो थोड़ा-सा डाउन हो जाता है। यूज़ फ़नीनेस, ठीक है, थोड़ी-सी जो है ना वो आपके अंदर मज़ाहियापन है ना, तो वो पेशेंट को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसके रिलेटिव्स को। इन्वॉल्व फैमिली मेंबर, जब भी इस तरह का कोई मसला हो ना, तो हमेशा फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व करना है, किसी सियाने बंदे को कहना है कि तुम आगे आओ और ये सारी कंडीशन उसको समझानी है, ठीक है, ताकि आप हैंडल कर सकें ईज़िली। तो ये यार टेक्निक्स होती हैं इस तरह के पेशेंट को जिस तरह हैंडल करने के लिए। तो गाइस वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, सॉरी फॉर दैट, मैं हरगिज़ नहीं चाहता था। अभी इन्फॉर्मेशन केयर हो गया और कम्युनिकेशन हो गया और हमारे पास काउंसलिंग हो गया, 3 तीनों चीज़ें नॉन फार्माकोलॉजिकल चीज़ें हो गई। ये आपको फिंगर टिप्स पे होप्स हो कि याद हो गई होंगी अब तक। तो ये वाला जो है ना क्वेश्चन मैंने देखा था यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हुई तो कमेंट सेक्शन ओपन आप मुझे बता सकते हैं। फील फ्री टू शेयर एनीथिंग यू वांट। थैंक यू सो मच। अभी मैं नेक्स्ट जो है ना वो थोड़ा सा रहेगा, क्राइसिस इंटरवेंशंस होंगी, कुछ है कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन होगी, वो कैसे करनी है वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।